इकलौता देवर लाया 5 अजीबोगरीब देवरानी। अरे यार, मैं कितनी बड़ी भुलक्कड़ हूँ। मैगी मसाला लाना तो भूल ही गई। अभी अगर दुकान गई तो सब्जी जल जाएगी और बिना मैगी मसाले का तो सब्जी में टेस्ट नहीं आएगा। विकास किचन के बाहर से शगुन की बात सुन लेता है और चुपचाप दुकान चला आता है। भैया जल्दी मैगी मसाला दीजिए। फिर विकास मैगी मसाला खरीद कर किचन में अपनी भाभी के पास आता है। भाभी, ये लीजिए मैगी मसाला। मैगी मसाला? थैंक यू देवर जी, पर आपको कैसे पता चला मुझे मैगी मसाला चाहिए? भाभी, मैं डाइनिंग टेबल पर बैठने जा रहा था, तभी आपकी बात सुन ली। मेरे इकलौते देवर जी, आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं। अच्छा ठीक है, अब मैं डाइनिंग टेबल पर जा रहा हूँ। आप जल्दी से बढ़िया खाना खिलाइए, भूख लगी है। इतना कहकर विकास किचन से निकल जाता है और थोड़ी देर बाद शगुन डाइनिंग टेबल पर गर्मा गर्म खाना परोसती है। वाह भाभी, आपकी कुकिंग का जवाब नहीं। हाँ शगुन, तुम खाना कमाल का बनाती हो। हाँ बहू, खाना बहुत अच्छा बना है। मुझे तो लगता है बहू के हाथ में कोई जादू है। करेक्ट, ईस्ट और वेस्ट, भाभी इज द बेस्ट। विकास की बात सुनकर डाइनिंग टेबल पर बैठे सभी लोग हंस पड़ते हैं। तुम दोनों देवर भाभी कम और बेस्ट फ्रेंड्स ज्यादा लगते हो। सही कहा भैया, भाभी मेरी बेस्ट फ्रेंड है। इसी तरह बातें करते हुए पूरा परिवार खाना खाता है और फिर मैं अपने दोस्त से मिलकर आता हूँ, मेरा भी लंच बॉक्स दे दो। फिर शगुन विजय और नीरज को लंच बॉक्स देती है और दोनों अपना लंच बॉक्स लेकर घर से निकल जाते हैं। देख विकास, तेरे पापा और भैया रोज सुबह काम पर जाते हैं और शाम को लौट आते हैं। एक तू है जो एक बार काम पर गया तो महीनों बाद दिखता है। माँ जी, मुझे तो लगता है देवर जी ने कोई लड़की पसंद कर रखी है, तभी तो इतने दिन बाहर रहते हैं। भाभी अगर कोई पसंद होगी तो सबसे पहले आप ही को बताऊंगा। आप रहने दीजिए, मेरे लिए देवरानी तो मैं खुद ढूंढूंगी। ऐसी हट के देवरानी लाऊंगी कि गांव में लोग कहें, वो देखो शगुन की देवरानी जा रही है। हमारी देवरानी जेठानी की जोड़ी हिट हो जाएगी। भाभी तब तो अपनी देवरानी आप ही ढूंढिए। वैसे भी कल ही मैं अपने काम पर वापस चला जाऊंगा। जिसके बाद रात में शगुन स्त्री टेबल पर शर्ट प्रेस कर रही होती है। क्या कर रही हो बहू? माँ जी, अपने इकलौते देवर के कपड़े प्रेस कर रही हूँ। अरे बहू, तू अपने इकलौते देवर का कितना ख्याल रखती है। रखना पड़ेगा माँ जी, मेरे इकलौते देवर जी हैं। जिसके बाद शगुन कपड़े समेटती है और माँ जी, मैं देवर जी को कपड़े देकर आती हूँ। फिर शगुन विकास के कमरे में आती है, जहाँ विकास बैग पैक कर रहा होता है। देवर जी, आपके कपड़े। थैंक यू भाभी, और ये साड़ी आपके लिए। अरे वाह देवर जी। भाभी, आप जब मेरा इतना ध्यान रखती हैं तो एक लौता देवर होने के नाते मुझे भी तो आपका ध्यान रखना चाहिए ना। कुछ दिनों बाद आपका जन्मदिन है, तब मैं यहाँ रहूंगा या नहीं रहूंगा पता नहीं, तो सोचा अभी दे दूं। आप इकलौते देवर हैं और मेरे जन्मदिन पर आप ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। भाभी मैं आऊंगा, फिलहाल ये साड़ी रख लीजिए। फिर विकास से साड़ी लेकर शगुन अपने कमरे में चली जाती है और इसी तरह सुबह होती है। फिर विकास बैग लेकर दरवाजे पर खड़ा होता है। अच्छा, मैं चलता हूँ। फिर विकास विजय और गायत्री के पैर छूता है। अपना ख्याल रखना बेटा, साइट पर ब्लास्ट होते रहते हैं, पत्थर गिरते होंगे, संभल कर रहना। हाँ बेटा, अपना ख्याल रखना, वैसे भी हमसे दूर ही रहता है तू। तभी शगुन किचन से टिफिन लेकर आती है। लीजिए देवर जी, आपका लंच बॉक्स। आप लोग फिक्र मत कीजिए, मेरे इकलौते देवर के साथ हम सबका प्यार है, इन्हें कुछ नहीं होगा। भाभी बस आप बेस्ट विशेस देते रहिए, मुझे कभी कुछ नहीं होगा। इतना कहकर विकास घर से निकलता है और रेलवे स्टेशन से गाड़ी पकड़कर अगले दिन अपनी साइट पर आ जाता है। देखिए, यहाँ ऑयल माइनिंग के लिए जगह ठीक है, लेकिन इस हिस्से में काम शुरू करने में काफी खर्चा आएगा। पैसे की चिंता छोड़ो, बस काम जल्दी और सही करो। आप रिलैक्स रहिए, मुझे विकास पर पूरा भरोसा है। ठीक है, मैं चलता हूँ। विकास, जमीन के मालिक आए तो उन्हें संभाल लेना। फिर विकास काम करने लगता है। तभी साइट पर धनीलाल पहुँचता है। नमस्ते धनीलाल जी। बंद करो मेरी जमीन पर काम करना, मेरी जमीन पर कोई काम नहीं करोगे। ये क्या कह रहे हैं आप? यहाँ करोड़ों रुपए लग चुके हैं। वो सब मुझे नहीं पता, मेरी जमीन पर ऑयल माइनिंग नहीं होगी मतलब नहीं होगी। फिर विकास तुरंत घर जा रहे साइट मैनेजर नरेंद्र को फोन करता है। सर, ओनर ने सारा काम बंद करवा दिया है। क्या क्या? विकास फौरन ऑफिस आओ। फिर विकास राघव और विराज के साथ ऑफिस पहुंचता है। धनीलाल जी, आप काम क्यों रोकना चाहते हैं? मुझे आपसे कोई दुश्मनी नहीं, काम आप ही करेंगे, पर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? मैं चाहता हूँ विकास मेरी बेटी से शादी करे। बिजनेस मीटिंग में आप रिश्ते की बात कर रहे हैं? मुझे सब पता है, पर शादी होगी तभी साइट पर काम होगा। बस मेरा परिवार है, भाभी है, सब मेरे लिए रिश्ता देख रहे हैं, मैं ऐसे कैसे शादी कर लूं? तभी हेमंत आता है।
अगर साइट पर कल से काम शुरू नहीं हुआ तो मुझे अपने पैसे कल ही वापस चाहिए। ऐसे अनप्रोफेशनल लोगों के साथ मैं काम नहीं कर सकता। विकास, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करना चाहता, पर कंपनी, तुम्हारा करियर सब दांव पर है। ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ तो प्रमोशन, बड़े प्रोजेक्ट, मार्केट नेम सब बर्बाद हो जाएगा। सर, सिर्फ कंपनी के लिए मैं शादी करूंगा। थैंक यू विकास, शादी शाम को होगी, नहीं तो कल हमें इन्वेस्टमेंट का पैसा लौटाना पड़ेगा। बट सर, शादी के तुरंत बाद मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए। मुझे अपनी फैमिली को सब समझाना होगा। डन, शादी के अगले दिन से छुट्टी, फिर वापस ज्वाइन करना। फिर विकास अपने फ्लैट में आ जाता है और फिर शाम को विराज और राघव मिलकर विकास को शेरवानी पहनाकर परफ्यूम छिड़कते हैं। भाई खुश हो जा, इतने बड़े जमीन के मालिक की बेटी मिल रही है। खुश कैसे हो जाऊं, मैं अपनी भाभी का इकलौता देवर हूं। उन्हें सबसे हटके देवरानी चाहिए थी और मैं जबरदस्ती बनी देवरानी ला रहा हूं। फिर विकास मंडप में पहुंचता है जहां रिद्धिमा घूंघट लिए बैठी होती है। विकास बेटा, मैं रिद्धिमा की माँ हूँ, जल्दी मंडप में बैठो, मुहूर्त निकला जा रहा है। फिर विकास मंडप में बैठ जाता है और पंडित जी वर वधू को मंगलसूत्र पहनाए और अग्नि के फेरे ले। फिर विकास रिद्धिमा को मंगलसूत्र पहनाता है और फिर दोनों खड़े होकर फेरे लेते हैं। शादी पूरी हुई। विकास, तुमने समझदारी दिखाई, कल से साइट का काम शुरू कर देना। मैं सारे रिस्ट्रिक्शंस हटा रहा हूँ। विकास, मेरी गाड़ी बाहर खड़ी है, अपनी पत्नी को फ्लैट पर ले जाओ। विकास रिद्धिमा के साथ गाड़ी में बैठ जाता है और फिर अपने फ्लैट पहुंचकर रिद्धिमा को अपने कमरे में लेकर आता है। हो गई शादी, अब घूंघट हटा लो। इतना कहकर विकास रिद्धिमा का घूंघट हटाता है। ये तुम्हारे चेहरे पर मूंछ के दाग और छोटे छोटे बाल क्यों हैं? ये तो बस थोड़े से हैं। थोड़े? ये तो ऐसे लग रहा है जैसे किसी लड़के की मूंछ हो। अब समझा तुम्हारे पापा ने मुझे क्यों फंसाया। मेरे मम्मी पापा भी मेरी मूंछ से परेशान होकर आपकी मजबूरी का फायदा उठाकर आपसे शादी करवा दी, पर अब शादी हो गई है। अगर आप छोड़ देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? कोई मुझे ऐसे स्वीकार नहीं करेगा। मेरी भाभी ने मुझे औरतों का सम्मान करना सिखाया है, बस इसीलिए मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, पर तुम्हारे पापा ने जो किया उसे धोखा कहते हैं। इतना कहकर विकास बिस्तर के एक तरफ लेट जाता है और फिर अगली सुबह मूंछों वाली बीवी विकास को टिफिन देती है। मैंने आपके लिए लंच बनाया है। नहीं, मैं बाहर दोस्तों के साथ खा लूंगा। इतना कहकर विकास काम पर निकल जाता है। हे भगवान, ये मूंछ मुझे ही क्यों दी? इस तरह तो विकास मुझे कभी नहीं अपनाएंगे। यही सोचते सोचते रिद्धिमा का दिन बीतता है और शाम तक रिद्धिमा की मूछें और बड़ी हो जाती हैं। मैं शादी से पहले मूंछ बनाई थी और आज 2 दिन में मूंछ वापस इतनी बड़ी हो गई। ऐसा करती हूँ, रेजर से हटा देती हूँ। फिर रिद्धिमा बाथरूम से आकर रेजर उठाती है। वहीं दूसरी तरफ विकास घर आता है। रिद्धिमा कहाँ है? फिर रिद्धिमा को ढूंढते हुए विकास बाथरूम में आता है। ये क्या, इतनी बड़ी मूंछ और दाढ़ी? कल तो इतनी नहीं थी। रिद्धिमा, मुझे सब सच सच बताओ। मुझे 12 साल की उम्र से ही मूंछ आती है और हर 2-3 दिन में ऐसे बढ़ जाती है। हे भगवान, इस तरह मैं तुम्हें अपने घर वालों से कैसे मिलवाऊंगा? तभी विकास को शगुन का वीडियो कॉल आता है। भाभी अभी क्यों कॉल कर रही हैं? फिर विकास शगुन का कॉल रिसीव करता है। देवर जी, आप आने वाले थे ना, आए क्यों नहीं? भाभी, आना फिलहाल कैंसिल हो गया है, थोड़े दिन बाद आऊंगा। अच्छा, एक बार फ्लैट दिखाइए, किचन कमरा सब ठीक है ना? फिर विकास इशारों से रिद्धिमा को छुपने को कहता है। किसे इशारा कर रहे हैं? पीछे कैमरा घुमाइए। कोई नहीं भाभी, बाद में बात करता हूँ, अभी नेटवर्क इशू है। फिर विकास हड़बड़ी में शगुन का फोन काट देता है। क्या हुआ, इकलौते देवर ने फोन काट दिया? बहू चिंता मत कर, बाद में बात हो जाएगी। ऐसे ही अगले दिन विकास सीधे नरेंद्र के कैबिन में आता है। सर, धनीलाल ने धोखे से अपनी मूंछ वाली बेटी से मेरी शादी करवा दी। अब मैं उनकी साइट पर काम नहीं करूंगा। ठीक है, तुम्हें दूसरी साइट दे देता हूँ। फिर विकास घर आकर अपनी पैकिंग करने लगता है। आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं? मैं अभी अपनी नेक्स्ट साइट पर जा रहा हूँ, वहाँ थोड़ा काम संभाल लूँ, फिर जब घर जाऊंगा तो तुम्हें भी साथ ले जाऊंगा। फिर विकास अपने दोस्त राघव और विराज के साथ दूसरे शहर में पहुंचता है। देख भाई, टेंशन मत ले, आज शाम मेरे दोस्त की शादी है इसी शहर में, चल वहां चलते हैं, साइट कल से विजिट करेंगे। फिर शाम को तीनों तैयार होकर शादी में पहुंचते हैं, जहां दुल्हन के जोड़े में श्रुति सजी बैठी होती है। कितनी सुंदर लड़की है और मेरी बीवी लंबी मूंछों वाली। तभी दूल्हा अचानक उठ जाता है। मुझे नहीं करनी है शादी। बेटा ऐसा मत कहो, मुझे ये लड़की पसंद नहीं। राहुल बारात लेकर वापस चला जाता है, जिसके बाद जोगिंदर और कुसुम रोने लगते हैं। हे भगवान, अब हमारी बेटी से शादी कौन करेगा? हमें तो जहर खा लेना चाहिए।
अगर मेरी वजह से आप लोग परेशान हैं तो मैं ही मर जाती हूँ। फिर कुसुम जहर की शीशी उठा लेती है और तभी विकास दौड़कर उसका हाथ पकड़ लेता है। ये क्या कर रही हैं आप? सिर्फ रिश्ता टूटा है, दुनिया खत्म नहीं हुई। बेटा तुम हमारी इज्जत बचा लो, तुम ही शादी कर लो हमारी बेटी से, वरना हमें जहर खाकर मर जाने दो बेटा। फिर दोनों जहर लेकर खड़े हो जाते हैं। नहीं नहीं ऐसा मत कीजिए, ठीक है मैं शादी करूंगा। जिसके बाद विकास मंडप में बैठ जाता है। अब वर और वधू फेरे के लिए खड़े हों। फिर दोनों फेरे के लिए खड़े हो जाते हैं और विकास देखता है कि श्रुति के पैर बहुत लंबे होते हैं। ये इतने लंबे पाँव? मेरे पैर बचपन से ही लंबे हैं। बेटा तुम मत भागना। अगर तुम भी भाग गए तो मैं इसी हवन कुंड में कूद जाऊंगी। अगर मैं भी भाग गया तो कहीं सच में ये लोग कुछ कर ना बैठे। नहीं नहीं मैं शादी करूंगा। फिर दोनों साथ फेरे लेते हैं। अब से आप दोनों पति पत्नी हैं। फिर शादी के बाद विकास श्रुति को अपने कमरे में पहुंचाकर अपने दोस्तों के पास आ जाता है। भाई अब तो तेरी भाभी की 2 अजीबोगरीब देवरानियां हो गई हैं। अब क्या करेगा? अब क्या, पहली वाली को समझाना है और दोनों को घर वालों से मिलवाना है। जो होगा देखा जाएगा। अगली सुबह विकास की नींद खुलती है और सामने लंबी पैरों वाली श्रुति को देखकर, ओई माँ भूत! मैं हूँ आपकी बीवी। सॉरी मैं डर गया था। कोई बात नहीं, अक्सर लोग मुझे देखकर डर जाते हैं। अच्छा ठीक है मैं साइट पर जा रहा हूँ। फिर विकास तैयार होकर अपनी साइट पर आ जाता है, जहाँ पर आपने अच्छे से साइट विजिट कर ली? हाँ, आपके प्रोजेक्ट के लिए आयरन रॉड वही मंगवा लीजिए। आप इंजीनियर हैं, मेरे ड्राइवर के साथ जाकर अपनी पसंद से अच्छा माल ले आइए, पैसों की चिंता मत कीजिए। ठीक है जैसा आप कहें। फिर विकास ड्राइवर के साथ कार में बैठकर आयरन रॉड लेने के लिए निकल जाता है और पहाड़ी का रास्ता पार करते हुए विकास कारखाने पहुंचता है। आइए सर आयरन रॉड देख लीजिए। फिर विकास राज के साथ आयरन रॉड देखने लगता है। आयरन रॉड की क्वालिटी तो अच्छी है। डील डन, सारा माल हमारी गाड़ी में लोड करवा दीजिए। ठीक है सर, आज रात तक सब लोड हो जाएगा, सुबह आप निकल जाइएगा। पहाड़ पर खड़े पप्पू और सरपंच सब सुन लेते हैं। लड़का तो बढ़िया है, इंजीनियर भी है। बोलिए तो उठा लूं? हाँ उठा लो, इसी से नीलम की शादी करवाऊंगा। ऐसे ही रात होती है। विकास सुनसान सड़क पर अकेले चल रहा होता है। तभी पप्पू पीछे से काला कपड़ा उसके चेहरे पर बांधकर अपने आदमियों के साथ उसे उठाकर गाड़ी में डाल देता है। कुछ देर बाद उसे एक बड़े आंगन में लाया जाता है। चुपचाप बैठ जा, हिला तो ठीक नहीं होगा। विकास को जबरदस्ती मंडप में बैठा दिया जाता है। बगल में जमीन को छूते हुए लंबे हाथ वाली नीलम दुल्हन के जोड़े में खड़ी होती है। इससे नीलम की मांग भरवाओ। नहीं, मैं मांग नहीं भरूंगा। जल्दी मांग भर, चल। सरपंच पप्पू जबरदस्ती विकास के हाथों से नीलम की मांग भरवाते हैं। फिर नीलम अपने लंबे हाथों से वरमाला उठाती है और विकास के गले में डाल देती है। विवाह पूरा हुआ। फिर पप्पू विकास के चेहरे से काला कपड़ा हटाता है और नीलम के लंबे हाथ देखकर विकास दंग रह जाता है। भाभी के लिए एक और अजीबोगरीब देवरानी मिल गई। छोरे, थारी शादी मारी बेटी से हो गई है, कल मारी बिटिया ने अपने साथ ले जाना और कल तक आप हमारे साथ रहिए। नीलम विकास को अपने कमरे में ले जाकर सो जाती है। अगले दिन विकास सुबह ही अपनी मालगाड़ी के पास आ जाता है और उसके पीछे पीछे नीलम भी आ जाती है। आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं, हमारी शादी हुई है, आप ऐसे नहीं जा सकते। मैं तुम्हारे पिताजी जैसा गुंडा नहीं हूँ, शादी जबरदस्ती हुई है, पर मैं भागूंगा नहीं। मैं तुम्हें बुलाऊंगा तब तुम मेरे घर आना। फिर विकास स्टेशन पर पहुंचकर ट्रेन में बैठता है, जहां सामने की सीट पर सुंदर सी लड़की रागिनी टोपी पहने बैठी होती है। आपने टोपी क्यों पहनी है? मेरे कान में हवा लगती है इसलिए। अच्छा। विकास रागिनी को चुपचाप देखता रह जाता है, कितनी सुंदर है ये। और फिर अगले दिन ट्रेन में विकास रागिनी के पास बैठता है। आप मुझे बहुत सुंदर लगी, क्या हम बात कर सकते हैं? हाँ। आपका फोन नंबर मिल सकता है? हाँ क्यों नहीं। फिर नंबर लेकर दोनों अपने अपने स्टेशन पर उतर जाते हैं। कमरे में आकर रात में विकास रागिनी को फोन करता है। क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो? घर में मेरी शादी की टेंशन चल रही है, कोई लड़का मिल नहीं रहा। तुमसे तो कोई भी शादी कर ले। क्या तुम करोगे? हाँ मैं तो तुरंत कर लूं। तो फिर मान लो मैंने हाँ कह दी, कल कोर्ट में आ जाना। ठीक है। फिर रागिनी कॉल रख देती है और राघव विकास से कहता है, भाई ये क्या कर रहा है? तेरी 3 पत्नियां हैं और अब चौथी। 3 हैं पर तीनों अजीबोगरीब हैं। एक नॉर्मल देवरानी तो मेरी भाभी के लिए होनी चाहिए ना। अगले दिन रागिनी घूंघट के नीचे टोपी पहनकर कोर्ट में खड़ी होती है और फिर मैरिज सर्टिफिकेट पर दोनों साइन करते हैं और विकास रागिनी को लेकर अपने फ्लैट में आ जाता है। अरे घूंघट के नीचे टोपी, टोपी हटाओ यार,
भाभी को तुम्हें वीडियो कॉल करके दिखाऊंगा। अभी? हाँ। फिर विकास रागिनी की टोपी निकालता है। टोपी से 2 बड़े कान कंधों तक झूल जाते हैं। ये इतने बड़े कान? ऐसे चिल्ला रहे हो जैसे तुम्हें पता ही नहीं। मुझे कैसे पता होगा, तुमने कभी बताया ही नहीं। क्यों? मैंने मैसेज नहीं किया था। नहीं। रुको मैं दिखाती हूँ। ओह नो, गलती से किसी और को मैसेज कर दिया था। बंद करो, एक्टिंग मत करो। नहीं, सच में मुझसे गलती हुई है। जब तुमने शादी की बात की तो लगा तुम मुझे ऐसे ही अपनाओगे। 3 अजीबोगरीब देवरानी पहले से थी, अब चौथी भी अजीबोगरीब। भाभी क्या कहेंगी। फिर विकास परेशान होकर करवट लेते हुए लेट जाता है और अगली सुबह विकास बैग पैक कर रहा होता है। मेरे ससुराल चल रहे हैं, मैं भी पैकिंग कर लूं? इतना आसान नहीं है। सिर्फ तुम्हारे कान ही प्रॉब्लम नहीं है, और भी बहुत प्रॉब्लम है। फिलहाल मुझे जरूरी काम से बाहर जाना है। सच? हाँ। इतना कहकर विकास घर से निकल जाता है और दूसरे दिन एक अलग प्रांत में रास्ता पूछने के लिए एक कम हाइट वाली लड़की से मिलता है। ये रास्ता किधर है? चलो मैं दिखाती हूँ। चलते हुए कीर्ति को एक गेंद मिलती है। ओए, बॉल खेलेंगे? बच्ची है, खेल लेता हूँ। ठीक है। कीर्ति बॉल फेंकने के लिए पीछे बढ़ती है और ढलान से गिरकर बेहोश हो जाती है। विकास घबराकर उसे गोद में उठाकर गांव ले आता है। ओ छोरा, कन्ने लायो छोरी ने। ए केसु हो गया। इसका घर कौन सा है? तभी सुनील और मीनाक्षी दौड़ते हुए आते हैं। ओ मेरी छोरी, ये क्या हो गया? फिर विकास रात भर कीर्ति के घर रुकता है और सुबह कीर्ति होश में आती है और विकास के लिए खीर लाती है। अभी तुम्हें आराम करना चाहिए था। जिसके बाद विकास खीर खाता है और जब उठने लगता है तब सुनील विकास का हाथ पकड़ लेता है और कीर्ति दुल्हन के जोड़े में आती है। ये क्या, बच्ची दुल्हन के कपड़ों में? ये बच्ची नहीं, ये बोनी है। और हमारे रिवाज में गोद में लड़की लाना और उसके हाथ की बनी खीर खाना मतलब शादी होती है। अब ये तेरी दुल्हन है, समझा? 4 अजीब देवरानियां कम थी कि ये 5वीं भी। फिर विकास कीर्ति के साथ स्टेशन आता है। एक फोन करके आता हूँ। वो रिद्धिमा को कॉल करता है। टिकट भेज दी है, सीधे मेरे गांव के स्टेशन पहुंचो। फिर श्रुति, नीलम और रागिनी को भी कॉल करके वो अपने गांव बुला लेता है और अगले दिन विकास कीर्ति के साथ गांव के स्टेशन पर खड़ा होता है। किसका इंतजार कर रहे हो? 1 मिनट रुको। तभी रिद्धिमा आती है। चलिए घर चलते हैं। ये मूछ वाले भाई साहब साड़ी में? मजाक मत उड़ाओ, मैं इनकी पत्नी हूँ। तभी श्रुति, नीलम और रागिनी भी आ जाती हैं। ये मेरे पति हैं। नहीं मेरे, नहीं ये मेरे पति हैं। क्या? मैं तुम 5 का पति हूँ। माना मुझ में कमी है, पर दूसरी शादी? मेरी अलग अलग सिचुएशंस में तुम सबसे मेरी शादी हो गई है। कैसी सिचुएशन? पहले घर चलो, सब बताता हूँ। अरे देखो, एक लंबी, एक बोनी, एक मूछ वाली, और ये देखो लंबे हाथ और कितने बड़े कान वाली। फिर विकास अपने घर पहुंचता है और शगुन दरवाजा खोलती है। ये कौन है देवर जी? क्या हुआ शगुन, किसे देखकर चिल्ला रही हो? फिर सभी गेट पर आ जाते हैं। हे राम, ये कैसी लड़कियां? सभी अजीबो गरीब बहुओं को देखकर गायत्री और शगुन लड़खड़ाकर गिरने लगती हैं। तभी उनके पति उन्हें संभाल लेते हैं। ये तेरे साथ कौन है? कहीं ये एलियन वेलियन तो नहीं है? पिताजी, ये एलियन नहीं है, ये आपकी बहुएं हैं। मैंने इनसे शादी की है। बहुएं? 5? गायत्री शगुन की तरफ मुड़ती है। देख बहू, तेरा इकलौता देवर लाया 5 अजीबो गरीब देवरानियां। देवर जी, मैंने आपसे हटकर देवरानी लाने को कहा था, अजीबो गरीब नहीं। ये क्या कर दिया आपने? भाभी, हालात ऐसे बने कि मुझे इनसे शादी करनी पड़ी। कैसे हालात? पहले अंदर आओ, बाहर सभी सुन रहे हैं। फिर सब अंदर आते हैं। तभी श्रुति का माथा दरवाजे से टकरा जाता है। ओह, ये दरवाजा कितना छोटा है। दरवाजा ठीक है, तुम ज्यादा लंबी हो, नीचे बैठ जाओ। श्रुति नीचे बैठ जाती है। तभी पंखे की हवा से रागिनी के लंबे कान फड़फड़ाने लगते हैं। अरे ये तो उड़ रही है, ये वैम्पायर है, मेरा खून पी लेगी। इतना कहकर गायत्री बेहोश हो जाती है। फिर शगुन पानी के छींटे मारकर गायत्री को होश में लाती है। माँ जी, आपको बहुत पसीना आ रहा है, रुकिए मैं टॉवल देती हूँ। नीलम दूर कुर्सी की ओर अपना लंबा हाथ बढ़ाती है और टॉवल पकड़कर खींच लेती है। हे भगवान, इतना लंबा हाथ। गायत्री दोबारा बेहोश हो जाती है। फिर विजय गायत्री को कुर्सी पर बैठाता है। माँ जी फिर बेहोश हो जाए उससे पहले देवर जी बताइए, ऐसी कैसी सिचुएशन बन गई कि आप ऐसी अजीबो गरीब देवरानी लाए हैं? फिर विकास 5 अजीबो गरीब देवरानियों की कहानी घर वालों को बताता है, जिसे सुनकर सच में मेरे इकलौते देवर जी, आपकी सिचुएशन में तो कोई भी शादी करने को मजबूर हो जाए, पर किस्मत भी देखिए, हटकर देवरानियां चाहिए थी, लेकिन अजीबो गरीब देवरानियां आ गई। अब जब शादी हो गई है तो पास्ट में तो नहीं जा सकते। अब तुम्हारे इकलौते देवर की लाई 5 अजीबो गरीब देवरानियों को अपनाना ही पड़ेगा। वैसे 5 अजीबो गरीब देवरानियां घर के अंदर तो आ ही गई है,
तो गृह प्रवेश मान ही लेते हैं, पर एक बार आरती उतार लेती हूँ। फिर गायत्री थाली मंगवाती है और पांचों बहुओं की एक एक करके आरती उतारती है। देवर जी, मेरी 5 अजीबोगरीब देवरानियों के साथ एक ही कमरे में रहिएगा क्या? कैसी बात कर रही हैं भाभी? ठीक है, मैं अपनी 5 अजीबोगरीब देवरानियों के कमरे तैयार कर देती हूँ। फिर विकास अपने कमरे में चला जाता है और शगुन घर के दूसरे कमरों की सफाई करती है। फिर पांचों अजीबोगरीब देवरानियों को अलग अलग कमरा दे देती है। ऐसे ही अगले दिन। अरे शगुन, जा अपनी 5 अजीबोगरीब देवरानियों के लिए राशन का सामान लिया। माँ जी, राशन का सामान लेने के लिए मुझे जाने की क्या जरूरत है? जब मेरी 5 देवरानियां हैं तो। हाँ, हम जाएंगे। पांचों देवरानियां पैसा लेकर मार्केट चली आती हैं और मार्केट के लोग उन्हें देखकर हैरान हो जाते हैं। आप लोग डरिए मत, हम लोग एलियन नहीं हैं। हम लोग भी आपकी तरह नॉर्मल इंसान हैं। अरे वो देखो, टमाटर अच्छे हैं, वो टमाटर उठाओ। कीर्ति के बौने होने की वजह से टमाटर तक उसका हाथ नहीं पहुंचता, पर नीलम अपने लंबे हाथ से तुरंत टमाटर उठा लेती है। बोनी से तो टमाटर भी नहीं उठ रहे, और तेरे लंबे पाँव का क्या फायदा? अरे तू कौन सी अच्छी है, तेरे हाथ लंबे है तो क्या, मैं बिना लंबे हाथ के भी सब्जी उठा सकती हूँ। और मूंछ वाली, तू तो वैसे भी मर्द लगती है। पांचों बहुएं आपस में लड़ने लगती हैं। तभी विकास बाजार में आ जाता है। तुम लोग यहाँ ऐसे लड़ क्यों रही हो? चलो जल्दी घर चलो। विकास अपनी 5 बीवियों को लेकर घर की तरफ चलता है। तभी रास्ते में, देखो तुम लोग इस तरह लड़ाई झगड़ा मत किया करो, गाँव वाले वैसे ही बहुत सी बातें बना रहे हैं। लेकिन ये लोग मेरा मजाक उड़ा रही थी। हाँ, सब लंबे पाँव देखकर हंस रहे थे। वो सब मुझे नहीं पता, बस तुम में से कोई लड़ेगा नहीं। पांचों आपस में सिर हिलाकर हाँ बोलती हैं और चुपचाप घर के अंदर चली जाती हैं। फिर अगली सुबह गांव में हल्ला मच जाता है कि रात को चोरी हो गई। अरे पाटिल के घर में बहुत बड़ी चोरी हो गई, गहने पैसे सब ले गया चोर। बड़ा नौसपिटा चोर है, गरीबों को भी नहीं छोड़ता। ये सारी बातें शगुन सुन लेती है। सच में ऐसे चोरों को तो शर्म आनी चाहिए। चोरी करना बहुत गलत बात है। हाँ, मेहनत की कमाई यूं ही उठा ले जाता है। पूरे दिन गांव में इसी बात की चर्चा रहती है और अगले दिन फिर सुबह गांव में चोरी हो जाती है। अरे फिर चोरी? ये चोर तो बहुत चालाक है, इतनी सफाई से चोरी करता है कि कोई आहट भी नहीं होती। लगता है बड़ा ही शातिर चोर है। तभी मंदिर का पुजारी भागता हुआ आता है। अरे सुनो, मंदिर में भी चोरी हो गई है। क्या, मंदिर में भी? अरे भगवान के घर में चोरी कैसे हो सकती है? घबराने की जरूरत नहीं है, अब तो चोर ने गलती कर दी है। मंदिर में कैमरा लगा हुआ है। फिर सभी मंदिर में जाकर कैमरा चेक करते हैं। अरे इसमें तो सिर्फ गर्दन और कंधा दिख रहा है। ये कैसा चोर है जो इतना लंबा है कि कैमरे में मुंह तक नहीं आया? इतना लंबा तो बस शगुन की देवरानियों में से वो लंबी वाली है। गांव में नया कोई आया भी नहीं, इनके आने के 2 हफ्ते बाद ही चोरी शुरू हुई है। फिर सभी लोग मिलकर शगुन के घर पहुंच जाते हैं। तुम्हारी देवरानियां ही चोरी कर रही हैं, बताओ पैसे कहाँ हैं? मैंने नहीं की, इसने की होगी। मैं नहीं, इसने की होगी। तुम पांचों अपनी सौतन से लड़ाई बंद करो। मेरी देवरानियां अजीबोगरीब जरूर है, पर चोर नहीं है। प्रूफ के साथ आइए, यूं शक के साथ नहीं। ये देखो फुटेज। ये बस गर्दन दिख रही है, इससे कुछ साबित नहीं होता। इतना कहकर शगुन अपनी देवरानियों के साथ अंदर चली जाती है। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और विकास 5 सोने के नेकलेस लेकर घर आता है। ये 5 महंगे गहने किसके लिए हैं? शादी के बाद से मैंने तुम लोगों को कोई गिफ्ट नहीं दिया, तो सोचा तुम सबके लिए गहने ही बनवा दूं। ये तुम्हारे लिए। पांचों अपना अपना नेकलेस पहनकर घर के बाहर आ जाती हैं। देखो मेरा हार कितना सुंदर लग रहा है। मेरा भी। लगता है इनको भी अपने घर में चोरी करवानी है। अरे इन्होंने ही चोरी की है, तभी तो इतने गहने पहन रही हैं। इसी तरह रात होती है और बिल्लू चोर घर के बाहर आता है। बिल्लू चोर के हाथों से बचना नामुमकिन है। मंदिर में भी मैंने ही चोरी की, कैमरा भी मैंने ही नीचे किया और इल्जाम इन पर लग गया। अब एक बड़ा हाथ इनके घर मारकर गांव छोड़ दूंगा। मैं सब सुन रही हूँ, वही है मंदिर वाला चोर। मैं अपने लंबे हाथ से दूर से ही कुंडी खोल देती हूँ। सब घर के कोनों में छुप जाते हैं। दरवाजा खुलते ही बिल्लू अंदर झांकता है। अरे वाह, दरवाजा भी खुला है, कितने बेवकूफ लोग हैं। जैसे ही वो अंदर कदम रखता है, कीर्ति दरवाजे के पीछे से उसके पैरों के पास बैठ जाती है और बिल्लू लड़खड़ा कर धड़ाम से गिर जाता है। अरे मैं गिर कैसे गया? बिल्लू के उठते ही उसके सामने श्रुति लंबे पांव के साथ खड़ी दिखती है। ये क्या है? बिल्लू घबराकर पीछे गिरता है और भागने की कोशिश करता है। तभी नीलम अपने लंबे हाथ से उसकी गर्दन पकड़ लेती है। भूत, एलियन बचाओ! उसकी जोर की चीखें सुनकर पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है और उसे घेर लेता है। यही है गांव का असली चोर, मारो इसे। फिर कुछ गांव वाले उसे पकड़कर मारते हुए थाने की तरफ ले जाते हैं। थैंक यू जेठानी जी, आपके प्लान की वजह से हमारे ऊपर लगा इल्जाम उतर गया। मेरी वजह से नहीं, तुम लोगों की एकता की वजह से। अगर आपस में लड़ने की जगह साथ रहो
तो हर मुसीबत का सामना कर सकती हो। जेठानी जी, हम औरतें अपनी सौतन को क्यों बर्दाश्त करें? असली बात यह है कि इन्होंने 5 शादियाँ क्यों की? देवर जी ने 5 शादियाँ की, पर तुम सबको छोड़ा नहीं, साथ रखा, मिलवाया, घर लाए। कोई और होता तो जिन हालात में शादी हुई तुम्हें मंडप में ही छोड़ देता। पर मेरा क्या? मेरी मूंछ की वजह से विकास मेरी बात नहीं सुनते। मैं इन मर्दों जैसी मूंछों का क्या करूं? मूंछ हार्मोन की वजह से आती है। तुम डॉक्टर के पास जाओ, सलाह लो। हाँ, मैं एक अच्छे डॉक्टर को जानता हूँ, कल ही चलते हैं। अगली सुबह विकास अपनी मूंछ वाली पत्नी के साथ डॉक्टर के पास जाता है। ये हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से है, दवाइयों का पूरा कोर्स करना होगा, फिर धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। दोनों दवाइयाँ लेकर घर लौटते हैं। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है। धीरे धीरे रिद्धिमा की मूछें पूरी तरह गायब हो जाती हैं। भाभी, आपकी सलाह से मैं अब नॉर्मल लड़की बन गई हूँ। अच्छा है, अब सब मिलकर घर संभालो। फिर 5 देवरानियां मिलकर घर संभालने में शगुन की मदद करने लगती हैं। भाभी, मैं जाले साफ कर देती हूँ। मैं ऊपर पंखा साफ कर दूंगी। मैं झाड़ू मारती हूँ। इस तरह इकलौते देवर की लाई हुई 5 अजीबो गरीब देवरानियां अपनी जेठानी की मदद करते हुए खुशी खुशी रहने लगती हैं।